तो केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया पर्दाफाश भी हुआ है। अभियुक्त चेतन का राजस्थान कनेक्शन सामने आया। सूत्रों के हवाले से जानकारी, जोधपुर का रहने वाला है चेतन चौधरी। दिसंबर 2025 में जोधपुर गए सिया और चेतन, यानी कि दोनों जोधपुर गए भी थे 2025 दिसंबर में। शादी की जगह देखने उदयपुर गए थे सिया और चेतन। मई में उदयपुर के होटल गए थे दोनों। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। तो राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। उदयपुर दोनों पहुंचे थे दिसंबर 2025 में और फोन की कई चैट्स भी दोनों ने डिलीट की है। चेतन और सिया का राजस्थान में क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया है, दोनों जब राजस्थान गए तो क्या किया? पर्दाफाश नंबर 1, चेतन चौधरी का राजस्थान कनेक्शन निकला है। दूसरी जानकारी, जोधपुर का रहने वाला है चेतन चौधरी। पर्दाफाश नंबर 3, मई में उदयपुर गए थे सिया और चेतन। इतना ही नहीं, उदयपुर में शादी वाला होटल भी देखने के लिए गए थे। पांचवी जानकारी, दिसंबर 2025 में जोधपुर पहुंचे थे और इस दौरान दोनों ने होटल भी देखा। सिया चेतन 2 दिन तक जोधपुर में ठहरे भी थे। और पर्दाफाश नंबर 7, मेहरानगढ़ फोर्ट में घूमने के लिए भी दोनों वहां पर गए थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी खबर आ रही है, यह आपको बताएं। सिया के भाई से 10 घंटे तक पूछताछ की गई है। साहिल गोयल से पुलिस ने 10 घंटे तक पूछताछ की है। सिया चेतन के रिश्तों पर सवाल जवाब किए गए। सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि सिया के भाई से केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर पूछताछ की गई है। साहिल गोयल से पुलिस ने पूछताछ की है। सिया और चेतन के रिश्तों को लेकर सवाल किया गया है, यह खबर मिल रही है सोर्सेस के हवाले से। और करीब 10 घंटे तक सिया के भाई से पूछताछ की गई है, जिसका नाम साहिल है। साहिल से 10 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की है। तो सवाल यह है कि क्या सिया का भाई खोलेगा केतन हत्याकांड के राज? सिया के भाई साहिल से पूछताछ की गई है। लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने 10 घंटे तक पूछताछ की है। केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर सवाल किया गया है। सिया चेतन के संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर सवाल किया गया। चेतन के बारे में साहिल ने कुछ बातों की पुष्टि की भी है, यह भी सोर्सेस बता रहे हैं। और केतन हत्याकांड पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सिया के माता पिता से हो रही है पूछताछ। पुलिस माता पिता से कर रही है पूछताछ। लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ की जा रही है। मुंबई से हमारे संवाददाता विनोद जगदाले इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद, सिया के माता पिता से क्या अभी भी पूछताछ हो रही है और वो कौन कौन से एंगल्स हैं जिनके आधार पर पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है? देखिए, हत्या का मामला तो स्पष्ट हो गया, लेकिन सिया की, चेतन की भूमिका और माता पिता से पूछताछ किन कड़ियों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है? देखिए, कल सबसे पहले साहिल को पुलिस ने बुलाया और करीब 10 घंटे तक ये पूछताछ वहाँ पर जारी रही और पूछताछ के बाद उसे घर भेजा गया। आज फिर से पुलिस ने साहिल को तो इंक्वायरी के लिए वहाँ पर बुलाया है। इसके अलावा सिया के माता पिता को भी वहाँ पर बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने वहाँ पर बुलाया है। उनसे भी वहाँ पर पूछताछ होगी। पूछताछ होगी कि सबसे पहले कि सिया और चेतन के बारे में क्या इनके माता पिता को पता था, क्या इन दोनों के बीच नज़दीक का रिश्ता था, और क्या ये माता पिता को ये पता भी था कि सिया और चेतन दोनों वहाँ पर राजस्थान भी घूम कर आए हैं और भी कई होटल्स और पार्टी में ये दोनों साथ में देखे गए हैं। ऐसे कई तरीके के सवाल वहाँ पर पुलिस वहाँ पर पूछने वाली है। इसके अलावा इस शादी को लेकर भी कई सवाल वहाँ पर पूछे जाएंगे। कई नई थ्योरी भी वहाँ पर निकल कर आई है, उसको लेकर भी वहाँ पर सवाल जवाब होंगे। देखिए, अभी भी वहाँ पर उनकी आज पूछताछ वहाँ पर चलने वाली है। कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होगी। आज तीनों को लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने वहाँ पर तलब किया है। कल की अगर मैं बात करूँ तो कल सुबह 11 बजे यहाँ पर दोनों जो आरोपी है उन्हें लोहगढ़ जो किला है वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर पूछताछ की गई, क्योंकि वहाँ किले पर ऊपर पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं।
कौन से रास्ते से चेतन वहां पर गया, कौन से रास्ते से सिया वहां पर ऊपर दाखिल हुई, वहां पर वे पूछताछ हो चुकी है। अब तक 11 जो गवाह है उनसे भी वहां पर बातचीत, यानी कई सारे सवाल तो अभी भी बाकी हैं जिनके उत्तर जानने के लिए पुलिस लगातार इस जांच को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। नरेंद्र मित्तल से पुलिस ने पूछताछ की है। नरेंद्र मित्तल ने ही सिया का रिश्ता सुलझाया था। केतन के पिता के मामा हैं नरेंद्र मित्तल। और एक और बड़ी खबर इस हत्याकांड को लेकर, केतन हत्याकांड में अभियुक्त का नया वीडियो सामने आया। सिया का पार्टी करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सिया के साथ भाई साहिल भी वीडियो में नजर आ रहा है। और अभी से पहले हमने आपको खबर दिखाई, साहिल से भी पुलिस ने 10 घंटे तक पूछताछ की है। और केतन अग्रवाल हत्याकांड में नई जानकारी सामने आई है। सिया और चेतन ने चैट को डिलीट कर दिया है। हत्या से पहले और बाद की चैट डिलीट की गई। फॉरेंसिक लैब भेजे गए दोनों के मोबाइल फोन। केतन हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से खबर। सिया चेतन ने हत्या के बाद का प्लान तैयार किया। हत्या के कुछ दिनों बाद तक नहीं मिलने का प्लान था। कनेक्शन के सबूत मिटाने के लिए चैट को भी डिलीट किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों ने हत्या के पहले और बाद की चैट डिलीट कर दी है। साजिश रची गई थी तैयारी के साथ। और फिर सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी कि दोनों ने ना मिलने का प्लान बनाया था। और केतन और सिया का नया वीडियो भी सामने आया है। लग्जरी कार में दिखाई दे रहे हैं केतन और सिया। केतन की बताई जा रही लाल रंग की लग्जरी कार, और इसमें केतन के साथ सिया नजर आ रही है। तो आप देखिए केतन और सिया का ये वीडियो है, और ये बताया जा रहा है कि ये सिया के बर्थडे वाले दिन का ही ये वीडियो कहा जा रहा है। और अब खबर उज्जैन से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवक ने एक युवती पर जानलेवा हमला किया। लड़के ने लड़की पर हमला क्यों किया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उज्जैन के दवा बाजार में सनकी लड़के ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। लड़के ने युवती पर 2 बार नहीं बल्कि 14 बार चाकू से वार किया। लड़की गंभीर तौर पर घायल हो गई। चाकू मारने के बाद वो सनकी वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में उसे गिरफ्तार कर लिया। लड़की पर हमला उस वक्त हुआ जब वो ऑफिस जा रही थी। दवा बाजार के पास लड़के ने उसे रोककर पहले बातचीत की। बातचीत के दौरान अचानक से युवक ने चाकू निकाल लिया। लड़की पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लड़के ने कुछ ही सेकंड के भीतर युवती पर चाकू से कई वार किए। हमले के दौरान युवती खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन लगातार हुए हमलों से वो सड़क पर ही गिर गई। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में लड़की को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे एक निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी हालत स्थिर है लेकिन गंभीर है। लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि सुनील नाम का युवक पिछले काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। जब उसने बात करने से इनकार कर दिया तो सुनील ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने कुछ ही देर में अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल के बाद आगे की कार्रवाई जारी है। दिल्ली की सड़कों पर रोड रेस की एक और घटना सामने आई है। इस बार मामला द्वारका सेक्टर 1 पालम रोड का बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पकड़ ले किसी भी नहीं क्या रोड साफ नहीं बता दूं तू रोड साफ नहीं क्या यह हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो दिल्ली में द्वारका सेक्टर 1 की सड़क का है, जहां भीड़ के बीच स्कॉडा कार सवार महिला ने टैक्सी ड्राइवर के साथ जमकर हंगामा किया। गाड़ी वहां है तो साहब ऐसे बोलेगा। कहा जा रहा है कि स्कॉडा कार ने आगे चल रही टैक्सी को टक्कर मार दी और उसके बाद कार से उतरी इस महिला ने बीच सड़क पर टैक्सी ड्राइवर के साथ बहस शुरू कर दी। टैक्सी चालक का आरोप है कि महिला और उसके साथी ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उसके साथ हाथापाई भी की। घटना का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि महिला आक्रामक अंदाज में टैक्सी ड्राइवर पर चिल्ला रही है और हाथापाई का सिलसिला भी जारी है। आसपास खड़े लोग भी इस हंगामे को देखते रह गए। दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी में है।
प्रयागराज के मांडा इलाके में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों के बीच जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। झड़प में कई लोग घायल हुए। लाठी डंडों से हमला, ईंट पत्थरों से ताबड़तोड़ वार। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। महिला हो या पुरुष, दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मारपीट की हैरान कर देने वाली तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है। 24 सेकंड के इस वीडियो में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वीडियो में देखिए, एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ है। कई लोग उस पर ईंट पत्थरों से हमला कर रहे हैं। वो शख्स खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद को बचा नहीं पा रहा है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक कुछ लोग फावड़ा लेकर मंदिर के पास पहुंचे और मंदिर के सामने की सड़क और मंदिर का फर्श तोड़ने लग गए। विरोध करने पर उन्होंने गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। और यूपी के हाथरस में मंडी समिति में मजदूरों और आढ़तियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। क्यों हुआ यह हंगामा, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस अलीगढ़ रोड पर स्थित मंडी समिति अचानक तनावपूर्ण माहौल में बदल गई। एक मजदूर के साथ आढ़ती पक्ष की ओर से मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। घटना से भड़के सैकड़ों मजदूर आढ़त पर पहुंच गए और उन्होंने वहां जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान एक शख्स ने अपनी बंदूक निकाली और हवा में 2 राउंड फायरिंग कर दी। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फायरिंग की आवाज सुनकर मंडी में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए मजदूरों ने आढ़तियों को घेर लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। मौके पर मौजूद दूसरे आढ़तियों और लोगों को भी मजदूरों के गुस्से का सामना करना पड़ा। घटना इतनी गंभीर थी कि मंडी समिति में भारी तनाव फैल गया। मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक काम नहीं किया जाएगा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। सड़क पर तेज रफ्तार से भागती एक कार, पीछे दौड़ते कई लोग और कुछ सेकंड का ऐसा पीछा जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। रिवर्स जाती कार, उसके आगे आगे लोग और सड़क पर मचा हड़कंप। पहली नजर में लग रहा है कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो, और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। तो सवाल है कि लाठी डंडों से लैस ये लोग इस कार का पीछा क्यों कर रहे हैं। दतिया के सेवड़ा इलाके का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि कार में रेत कंपनी के ठेकेदार की फ्लाइंग टीम सवार थी। टीम अवैध रेत परिवहन की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची थी। तभी कुछ लोगों ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना गुरुवार दोपहर की है, जबकि वीडियो शुक्रवार रात सामने आया। वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अब तक इस मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद इलाके में अवैध रेत कारोबार को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जान दे, बैग में जान दे, आप पीछे कर रहे हैं। अजमेर से खबर है। अजमेर के भिनाय में बांदनवाड़ा टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर का गुस्सा फूट पड़ा। ये पूरी खबर क्या है, आप देखिए। बांदनवाड़ा टोल आप लोग देख सकते हो लाइव। हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट। ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। देखते ही देखते टोल प्लाजा का माहौल एकदम बदल गया। ट्रक चालकों की भीड़ ने पहले तो टोल प्लाजा पर हंगामा शुरू किया, फिर वो सीधे कंप्यूटर रूम और टोल मैनेजमेंट के रिकॉर्ड रूम में घुस गए। कमरे में रखे कंप्यूटर, दूसरे उपकरण और फर्नीचर को तोड़ फोड़ दिया। हंगामे से बचने के लिए एक टोल कर्मचारी छत पर चढ़ गया और जान बचाने के चक्कर में उसने छत से छलांग लगा दी। गिरने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत स्थिति को संभाला। टोल प्रबंधन ने ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विवाद की असली वजह क्या थी। क्या टोल रेट को लेकर विवाद हुआ या कोई दूसरी बात थी।
पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस अभियुक्तों की तलाश कर रही है। एक घर, 4 लाशें और एक ऐसी कहानी जिसने पूरे मुरैना को ही हिला दिया। देखिए मध्य प्रदेश से आई दिल दहलाने वाली ये कहानी। मुरैना के किशनपुर गांव में एक परिवार पल भर में खत्म हो गया। आरोप है कि 35 साल के बलराम कुशवाहा ने पहले पत्नी और 2 मासूम बेटों की कुल्हाड़ी से हत्या की और फिर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मरने वालों में 32 साल की रबिता, 8 साल का आरव और 5 साल का देवू शामिल है। कुछ ही देर में हंसता खेलता हुआ घर मातम में बदल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतका के पिता का आरोप है कि कुछ दिन पहले भागवत कथा के दौरान हुए डांस को लेकर बलराम नाराज था। उनका कहना है कि इसी बात को लेकर उसने वारदात को अंजाम दिया। बच्ची अपनी गई है जिनके संग परिवार के दौरान जेठानी साहब बेसे का न चाहिए, अपनी बच्ची न चाहिए। बाग के ऊपर घर से आई है, रात में मारपीट करी बच्ची। अभियुक्त ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाए। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद ही हत्या की असली वजह साफ हो पाएगी। वीडियो मिला है इस घटना में मृतक और आरोपी बलराम कुशवाहा के द्वारा ही अपने एक रिलेटिव को भेजा है और उसमें अपने पत्नी के बारे में आपत्तिजनक बात उनके द्वारा की जा रही है। दिन दहाड़े सड़क पर अफरा तफरी, लोग इधर उधर भागते रहे और कुछ ही मिनट में एक युवक जिंदगी की जंग हार गया। आखिर बीच बाजार ऐसा क्या हुआ, देखिए। सड़क पर मूर्छित हालत में पड़े इस शख्स का नाम है मुफीद। 28 साल के मुफीद पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए। वारदात रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के हाल्लू मजरा चौक की है। गंभीर हालत में मुफीद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये घटना लगभग 11:11 बजे की घटना है। तो जो व्यक्ति है, जो विक्टिम था, उसको उपचार हेतु जो आरोग्य अस्पताल लेके दिया गया। वहां से आरोग्य से उसको देहरादून रेफर कर दिया गया और देहरादून ले जाते वक्त उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग जब तक मदद के लिए पहुंचे तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश समेत कई पहलुओं को खंगाला जा रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर यह बड़ी खबर है। एफआईआर पर सवाल उठे। जिन कर्मचारियों को नामजद किया गया है उनके पिता का नाम और पूरा पता तक एफआईआर में दर्ज नहीं है। सभी नामजद अभियुक्त लंबे समय से मंदिर और ट्रस्ट की व्यवस्थाओं से जुड़े रहे, लेकिन जो एफआईआर की कॉपी है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं और बाकायदा हाईलाइट करके उनके नाम भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एफआईआर पर अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आप देख भी पा रहे हैं, जो नामजद, देखिए 8 अभियुक्तों को नामजद किया गया और अन्य के खिलाफ इस एफआईआर में जो मामला है वो दर्ज किया गया। लेकिन जो 8 अभियुक्त जिनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, उनका नाम, पिता का नाम, पूरा जो पता है वो एफआईआर में सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया है। सरकारी कर्मचारी की भूमिका की भी जांच हो रही है, वो भी जांच के दायरे में है और जांच में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के संकेत भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही। कई अवसरों पर बैंक कर्मचारियों ने भी सीधे नकदी में हेरफेर की। किसी बैंक अधिकारी को अब तक नामजद नहीं किया गया। एफआईआर के लिए दी गई तहरीर भी बेहद छोटी है। सूत्रों से ये जानकारी। और ट्रस्ट पदाधिकारी भी जांच के घेरे में है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी की गहन जांच की जा रही है। मामले की जांच 2 स्तरों पर चल रही है, 2 चरण में हो रही है। पुलिस जांच के जरिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और दूसरा एसआईटी पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल कर रही है। तो मामले की जांच 2 स्तरों पर की जा रही है। पुलिस जांच के लिए साक्ष्य जुटा रही है और दूसरी ओर एसआईटी की टीम भी पूछताछ में जुटी है। 3 अहम बड़ी खबरें आपके सामने। अभियुक्तों का पता भी एफआईआर में दर्ज नहीं है। जो लोग इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे थे उनका पूरा नाम पता भी नहीं अच्छे से पता था, जानकारी नहीं थी। अब एफआईआर पर सवाल उठ रहे हैं।
सरकारी कर्मचारी जांच के दायरे में हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। और अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर संत समाज ने क्या कहा वो भी सुनिए। कि 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहां भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहां नाम आया अभी। विश्व हिंदू परिषद में कहीं कैंसर हो गया है, तो उस कैंसर को काटने के लिए उन्होंने जो है FIR दर्ज कराया। चोरी इन लोग ने किया है, FIR दर्ज हुआ है, इनके लिए मैं सहमत हूँ। तो अयोध्या के संत महंत नहीं, पूरे अयोध्या नहीं, पूरे देश के राम भक्त चाहते हैं कि अगर चोरी किसी ने किया है उसको भोग जरूर होना चाहिए। ये केवल व्यवस्था का विषय नहीं, ये आस्था का विषय है। चोट पहुंची लोगों को, लेकिन भ्रांतियों के भी शिकार न बने, अफवाहों से बने और विश्वास रखें इस देश में संविधान काम करता है। वहीं द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मंदिरों में सरकार का दखल खत्म होना चाहिए। मंदिरों में होने वाली आय के द्वारा जिस जिले में वह मंदिर है, उस जिले के विकास के लिए उस धन से गौशाला, पाठशाला, औषधालय, धर्मशाला, सार्वजनिक हित के काम किए जाने चाहिए। मंदिर का धन और किसी दूसरे काम में खर्च नहीं करना चाहिए। जिस क्षेत्र में जो मंदिर है, उस क्षेत्र के विकास के लिए मंदिर के धन का उपयोग करना चाहिए। मंदिरों का धन सरकार को खर्च करने का अधिकार नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है। तो हमारे धार्मिक स्थान के धन का अधिग्रहण सरकारों के द्वारा नहीं होना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक बार फिर भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में ना किसी को फंसाया जाएगा और ना ही किसी को बचाया जाएगा। हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं आलोक कुमार जी, उनसे बातचीत करते हैं। आलोक कुमार जी, अयोध्या में अब FIR दर्ज हो गया, आपको लगता है कि एक निष्पक्ष जांच होगी? मैं आश्वस्त हूं कि निष्पक्ष जांच होगी। जिम्मेवार अनुभवी अधिकारियों के द्वारा जांच होगी, कॉम्प्रिहेंसिव जांच होगी और किसी को भी फंसाया भी नहीं जाएगा और बचाया भी नहीं जाएगा। FIR में छोटे लोगों का नाम है, उसमें बड़े लोगों का नाम नहीं है। खास करके चंपत राय जी और अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है कि इन लोगों जैसे लोगों का जो महत्वपूर्ण नाम है, उन सब की जांच होगी। जो नाम आपने लिए उनके बारे में भी जो आरोप हैं उसकी भी जांच होगी। कहीं ना कहीं ये संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद के लिए एक स्पॉट लग गया। जिस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, कहीं स्पॉट, हम लोगों का कोई रोल नहीं है प्रशासन चलाने में। हम पर स्पॉट लगने की कहां से बात है। और पश्चिम बंगाल के बर्धमान में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन हुआ और ECL ने बुलडोजर से TMC के ऑफिस को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर पश्चिमी वर्धमान के जामुड़िया इलाके की है, जहां ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए TMC नेता विनोद नोनिया के कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया। ECL की जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन और ECL की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और उसके बाद JCB मशीनों की मदद से पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक TMC का ऑफिस ECL की जमीन पर बना था। TMC कार्यालय के अंदर मौजूद फर्नीचर, सोफा और टेबल साथ लेकर चले गए। इसके बाद बुलडोजर ने भवन को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन के बाद ECL के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी की जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। बीजेपी के संजय रोहिदास ने कहा कि यह कार्यालय लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के नेता विनोद नोनिया से जुड़ा हुआ था। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। बुलडोजर एक्शन के दौरान विनोद नोनिया कहीं नजर नहीं आए और न ही इस मामले में उनका रिएक्शन सामने आया। यूपी के बलरामपुर में मोहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया।
देखिए। बलरामपुर की इस तस्वीर को देखिए। आसमान में उड़ती चिंगारियों ने अचानक अपनी ओर खींच लिया। तुलसीपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया। हनुमानगढ़ी तिराहे के पास रेलवे फाटक पार करते समय जुलूस का एक ताजिया 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। देखते ही देखते ताजिए में आग धधक उठी। जुलूस में शामिल ऊंचा ताजिया रेलवे की ओवरहेड हाई टेंशन लाइन से छू गया। संपर्क होते ही चिंगारियां उड़ी और ताजिए में आग लग गई। पल भर में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जुलूस में शामिल लोगों ने घबराए बिना तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। ताजिए को सुरक्षित तरीके से करबला स्थल की ओर रवाना किया गया। हालांकि घटना से रेलवे की हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे रेल यातायात भी कुछ देर के लिए ठप हो गया। 2 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोका गया। और देखिए, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही। महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हो गया है। थाने में मिला है टीटी का लीक पेपर। महाराष्ट्र में कल होने वाली थी टीटी की परीक्षा। पेपर लीक के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां कल टीटी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन आज यह खबर आ रही है कि यह पेपर लीक हो गया है। एग्जामिनेशन से पहले थाने में मिला है टीटी का लीक पेपर। महाराष्ट्र में कल होने वाली थी टीटी की परीक्षा, लेकिन उससे पहले ही जो इसका प्रश्न पत्र है, जो इसका पेपर है, वो थाने में मिला है। और इसी के बाद यह खबर निकलकर सामने आ रही है। पेपर लीक की खबर के बाद परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। तो एक और परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ी एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र से जुड़ी एक खबर है, जहां पर टीटी का पेपर लीक हुआ है। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, क्या जानकारी है? कल परीक्षा होने वाली थी, लेकिन इससे पहले आज ही इसका प्रश्न पत्र मिला। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है भिवंडी थाने ग्रामीण में भिवंडी जो इलाका है वहां पर कुछ पेपर मिले टीटी के, यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के, और वहां पर ये पेपर का मिलान जब किया गया तो ये पता चला कि कल जो एग्जाम होने वाला है 28 जून को टीटी का, उस एग्जाम का ही ये पेपर है। उसके बाद आनंद फानंद में जो प्रेस रिलीज है वो जारी की गई है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की तरफ से, और इस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि कल का जो एग्जाम है वो अब पोस्टपोन किया जा रहा है। आगे ये एग्जाम कब होगा इसकी जानकारी जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको दी जाएगी, लेकिन पारदर्शक तरीके से ये एग्जाम लेना सर्वोच्च प्राथमिकता है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की। इसी वजह से जो पेपर मिले हैं भिवंडी में, उन पेपर का मिलान किया जा रहा है। कुछ प्रश्न जो हैं इसमें मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। जो प्रश्न पत्रिका कल के लिए बनाई गई थी, कल सुबह 2 पेपर होने थे। एक पेपर सुबह 8 बजे होना था और एक पेपर दोपहर में 12 बजे होना था। पेपर 1, पेपर 2, इन दोनों को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और अगली डेट जो स्टूडेंट है उनको आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। इसकी अब तक घोषणा की गई, लेकिन इतना जरूर है कि 2 विद्यार्थी जो है इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट उन दोनों का पाया गया है, जिसमें एक टीम पश्चिम बंगाल में जो है वो गई है और वहां पर पेपर लीक की इस पूरी जानकारी को लेकर जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है। थाने पुलिस भी इसमें आगे के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। करतब दिखाने के दौरान एक लड़का आग में झुलस गया। देवरिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान करतब दिखाते समय एक युवक आग की चपेट में आकर झुलस गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। ये लड़का मुहर्रम के जुलूस के दौरान अखाड़े में करतब दिखा रहा था। करतब के दौरान उसे एक नीले ड्रम में बैठाकर आग लगाई गई, लेकिन वो आग अचानक उसके कपड़ों तक पहुंच गई। उसके शरीर में आग लग गई। आग की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने में जुट गए। कुछ देर बाद आग बुझ गई। समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन वो लड़का गंभीर रूप से झुलस गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत अब सामान्य है और खतरे से बाहर है। मुहर्रम के सभी जुलूस सकुशल चल रहे थे कि अखाड़ा 5 स्टार क्लब का एक खिलाड़ी सद्दाम पुत्र शहरयार खान, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी बांस देवरिया, करतब दिखाने के दौरान झुलस गया, जिसे वहां
उक्त अखाड़े के लोगों द्वारा तत्परता से बचा लिया गया और प्राथमिक उपचार कराया गया। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने इस टैक्सी की शुरुआत की। भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत करते हुए मौके पर उन्होंने बयान दिया कि भारत टैक्सी आपका शोषण नहीं करेगी, ये ना तो थकेगी ना ही भागेगी। अपने मुनाफे के लिए ढेर सारे सारथियों का, टैक्सी उपयोग करने वाले नागरिकों का शोषण किया। अलग अलग प्रकार की ढेर सारी कंप्लेंट्स आती गई। कहीं ड्राइवर के मुनाफे में से कमीशन ले लेते थे, कभी कई दिनों तक मुनाफा किराया उन तक पहुंचता ही नहीं था। अचानक रजिस्ट्रेशन बंद कर देते थे किसी भी सुनवाई के बगैर। कोई ग्राहक की कंप्लेन की तो ड्राइवर को, सारथी को सुने बगैर ही रजिस्ट्रेशन काट देते थे और ढेर प्रकार की दिक्कतें सामने आई। मुझे कुछ जनता के भी लोग मिले, कुछ सारथी भी मिले और फिर सोचा गया कि इसमें सरकार किस प्रकार का कानून बनाए। मगर कानून हमेशा समस्या का 100% समाधान नहीं होता है। फिर सोचा गया कि कोऑपरेटिव के मॉडल पर एक टैक्सी लाई जाए तो ये सारा शोषण का कारोबार अपने आप बंद हो जाएगा। भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर है। जब आप शेयर होल्डर बनते हो तो कंपनी अपनी आपकी बन जाती है, कोऑपरेटिव संस्था अपनी आपकी बन जाती है और इसी के कारण सम्मान भी मिला, सुरक्षा भी मिली और समृद्धि भी मिलने वाली है। ये तीनों चीजों को समाहित करने के लिए भारत टैक्सी का विचार लाया गया।